ईरान को टुकड़े में बांटना है। हाँ, और उसे फाइनेंशियल चोट भी देनी है, और उसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, ये बात अब लोगों की समझ में आई। इससे पहले वो समझ नहीं रहे थे इस बात को, और ईरान ने बार बार बाखबर किया है लोगों को कि देखिए अगर मेरे ऊपर कुछ भी अटैक वटैक होता है तो मैं इसे रोक दूंगा। और इसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से अमेरिका भी नहीं ले रहा था, इजराइल भी नहीं ले रहा था, और कोई भी नहीं ले रहा था। और सामरिक दृष्टि से भी, यानी एनर्जी तो वहाँ से पास हो रही है, अब लोगों को पता चल रहा है कि 20% हो रही है आम आदमी को, लेकिन सामरिक दृष्टि से भी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ईरान ऐसा चाहेगा कि इस पर परमानेंट उसका कंट्रोल रहे और वो टैक्स वसूले यहाँ से। और पीछे से जो बाबल मंदब वाली बात है, उसको हमने देखा था कि वो जो जून वाली लड़ाई थी उससे पहले हूसियों ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था, और अमेरिका ने उनसे मुआहदा भी किया था उसको लेकर, वो जहाज़ उधर से जाने नहीं दे रहे थे। तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एनर्जी का क्राइसिस हुआ था और ट्रेडिंग वगैरह भी बंद हो गई थी। मैडम, अब यहाँ पर बात इस तरह से आकर रुक गई है, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि रिजीम एक तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, और मैं ऐसा आगे को देखता हूँ और समझता भी हूँ, और मैं पहले ही दिन से कह रहा था आपके यहाँ जितनी बार डिबेट में आया कि ईरान में इतना आसान नहीं है रिजीम का चेंज कर देना। दूसरी बात यह है कि अमेरिका जिस उलझन में अब फंस गया है उसकी परिकल्पना भी नहीं की थी उन्होंने कभी, कि इतनी ज़्यादा परेशानी हमें यहाँ पर आई। यानी वो जिस चीज़ को अपनी ताकत बनाकर यहाँ पर ठहरा हुआ था या टिका हुआ था, वही उसकी कमज़ोरी बन गई। आज हालत ये है कि अमेरिका के सैनिकों को बेस को छोड़कर होटल्स के अंदर रहना पड़ रहा है, और होटल्स को भी ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर यहाँ पर कोई भी सैनिक हमें मिलेगा तो हम इसे भी दुश्मनों का अड्डा मानेंगे, और इस पर अटैक कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन इन सब बातों से इतर, देखिए सर, एक सवाल मेरा और है, मैं माफी चाहूंगी आपको बीच में रोक रही हूं। अमेरिका को तो हम ब्लेम कर रहे हैं, इजराइल को भी ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन एक ब्लेम गेम जो है ना दबी जुबान में सऊदी के लिए भी हो रहा है, कि सऊदी है जो चाहता था कि ईरान की डोमिनेंस खत्म हो, अमेरिका वहां पे आके बैठे, और ये कहीं ना कहीं सऊदी इस क्लैश को खत्म नहीं होने दे रहा। वो भी चाहता है कि ये एक बार में ईरान का मामला जो है ना, अब जब बात 30 दिन तक आई गई है तो 30 और सही ईरान को निपटा ही दो इस बार। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, और इसके लिए वो जितनी भरसक कोशिश उससे हो सकती है वो करेगा, क्योंकि वो जो मोनार्की वाला सिस्टम है मैडम, वो बड़ा अजीब है। ये जितनी भी मोनार्की आसपास बैठी है ना, ये किसी भी तरीके से ये नहीं चाहती है कि उनके काम में कोई दखल दे या उनसे बड़ी शक्ति कोई आ जाए, या इस तरह की परिस्थितियां बने कि जिसमें उनकी आवाम ही उनके खिलाफ हो जाए। और उसकी सुगबुगाहट भी शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि वहाँ की आवाम आवाज़ उठाने लगी है। अब हालात मैडम इतने ज़्यादा परेशान कुन हो चुके हैं कि एनर्जी का क्राइसिस देखिए लगातार बढ़ रहा है। ये लोग तो आपस में जो भी लड़ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी सरवाइव कर रहा है। तो इसके लिए शांति की पहल तो होनी चाहिए, और जितनी जल्दी ये लड़ाई रुकेगी मानवता के हित में, मानवों के लिए और इंसानियत के लिए उतना ही बेहतर है। खून तो बिल्कुल भी बहना ही नहीं चाहिए, लेकिन खून से इतर भी ये सारी चीज़ें हम सब लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभावित कर रही है। इसलिए इस लड़ाई का रुक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितनी जल्दी ये लड़ाई रुक जाए उतना हम लोगों का फायदा। सब बिल्कुल, ये लड़ाई का रुकना बहुत ज़रूरी है, और सभी लोग पीस तो चाहते हैं। लेकिन प्रोफेसर भारद्वाज, ईरान क्या चाहता है? मतलब भाई, आपके स्टील इंस्टॉलेशन पे, न्यूक्लियर सिविल जो ठिकाने हैं उन पर, आपका तमाम जितने भी आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आप हिट कर रहे हैं। एक डिस्टॉलेशन प्लांट पे भी हिट किया है। आप इतनी बुरी तरह से हिट हो रहे हैं, डैमेज हो रही है, मिसाइलों का जखीरा भी खत्म हो रहा है, आर्थिक तौर पर भी आपको नुकसान पहले से ही आप इतने दशकों से झेल रहे थे। ईरान पीस टॉक के लिए बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, पहल करने के बजाय वो और ज़्यादा एग्रेसिव जवाब देता है, वो और ज़्यादा बताता है कि देखो बिल्कुल भी नहीं। तो ईरान क्या चाह रहा है? देखिए, पहली बात तो जो ईरान का ऑब्जेक्टिव्स है, बहुत क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। जो डैमेज होना था वो तो निश्चित रूप से हो चुका है, जिस लेवल पे लीडरशिप का, खamenei का जो भी डैमेज हुआ। लेकिन ईरान को पता है कि जो उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ है, और अमेरिका और कोई भी देश वहाँ ईरान में आके नहीं लड़ सकता, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतार के वो नहीं जीत सकता। उनकी वो अफगानिस्तान से भी ज़्यादा बड़ी भूल होगी। लेकिन ये सारा गणित क्या है? गणित साफ साफ है। जो आपने एक सऊदी अरबिया की बात कही कि सऊदी अरबिया क्यों चाहता है ईरान खत्म हो जाए। देखिए, 2021 में एक अल्टरनेटिव इस्लामिक समिट हुआ था, उसको चीन ने बैक किया था। वो क्या था कि इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कौन होगा? ईरान होगा या तुर्की होगा या मलेशिया होगा, सऊदी अरबिया नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरबिया किसका है? वो अमेरिका का है। तो बेसिकली जो लड़ाई है, अमेरिका गल्फ को यूनिपोलर बनाना चाहता है, लेकिन ईरान
और ईरान और चीन, ये सब या तो बाइपोलर हो या ईरान लेड गल्फ ऑर्डर हो। देखिए, जो इसको बड़ा कैनवास में देखते हैं तो ये बात मान के चलिए कि चीन भी इस पूरी लड़ाई के पीछे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। पहली बात, ईरान को कौन कॉन्स्टेंटली सपोर्ट दे रहा था? चीन दे रहा था। अमेरिकन हेजेमोनी को गल्फ में, मिडिल ईस्ट में कौन चैलेंज कर रहा था? चीन कर रहा था। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में नेगोशिएशन किसने कराया? चीन ने कराया। रशिया को अमेरिका इतना बड़ा थ्रेट नहीं मान रहा आज के दिन जितना चीन को मान रहा है। तो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, या आप ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, या जो भी आप गल्फ कंट्रीज में चीन का बढ़ते हुए प्रभाव, वो अमेरिका उससे अलर्ट था। और यही एक फैक्टर था कि ईरान, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक पिलर, एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छी उसकी अपनी आर्मी है और एक आइडियोलॉजिकली इंस्पायर्ड कंट्री है, तो निश्चित रूप से ईरान को जब तक अमेरिका खात्मा नहीं कर दे, और यही ग्राउंड था 2018 में मैंने कहा कि डील से विड्रॉवल क्यों किया, क्योंकि एक एक्सक्यूज ढूंढना था।